हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग वोकैबुलरी से क्लास की शुरुआत करेंगे और फिर हम अपना आर्टिकल रीड करेंगे। डन है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? रिजॉल्व। रिजॉल्व को आप लोग जानते ही होंगे, लेट्स रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो वहां क्या मीनिंग होता है? और अब जैसे मैंने बोला कि ही शोड रिजॉल्व इन डिफिकल्ट टाइम्स, यहाँ क्या मीनिंग है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, हम लोग वोकैबुलरी लर्न करते हैं, फिर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है या हम उसको यूज करते हैं। अगर हमें उसका सारे पर्सपेक्टिव नहीं पता होते हैं, सारे कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते हैं, तो मिस्टेक तो होगी ही होगी। राइट है ना? सो अब जैसे ये सेंटेंस है, ही शोड रिजॉल्व इन डिफिकल्ट टाइम्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? द टीम्स रिजॉल्व हेल्प्ड देम विन द मैच। यहाँ पर रिजॉल्व का मीनिंग क्या है? वी मस्ट रिजॉल्व दिस इशू क्विकली। यहाँ रिजॉल्व का मीनिंग क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। जो एक कॉमन मीनिंग आप जानते हैं वर्ब के रूप में, वो होता है सॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब सॉल्व करना, किसी चीज को सुलझाना, उसको सॉल्व करना। वी मस्ट सॉल्व दिस इशू क्विकली, तो मतलब हमें ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, इसको हमें क्विकली सॉल्व कर लेना चाहिए। ये मीनिंग है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। सो वर्ब के रूप में सॉल्व, रिजॉल्व का मीनिंग होता है सॉल्व करना, उस चीज को सुलझाना। यहाँ पे देखो, ही शोड सॉल्व रिजॉल्व, यहाँ रिजॉल्व का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन। नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन। टीम्स रिजॉल्व हेल्प देम विन द मैच, दैट मीन्स टीम्स डिटर्मिनेशन हेल्प देम टू विन द मैच। जो टीम का डिटर्मिनेशन था ना, उसने मदद की उनकी उस मैच को जीतने में। तो रिजॉल्व नाउन के रूप में क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? डिटर्मिनेशन। नाउन के रूप में क्या होगा? डिटर्मिनेशन, है ना? किसी काम को करने की जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, वही मीनिंग हुआ हमारा रिजॉल्व का। वर्ब के रूप में होता है सॉल्व करना उस चीज को, और नाउन के रूप में होता है आपकी डिटर्मिनेशन। एकदम डिफरेंट मीनिंग हो गए ना, तो आपको पता होने बहुत बहुत जरूरी है। सिनोनिम्स अगर हम देखें, डिटर्मिनेशन हो गया फर्मनेस। फर्म का मतलब आप उस चीज को लेके दृढ़ है। फर्म मतलब आपका इसका एडजेक्टिव हो गया, NESS लगा के इसको नाउन बना दिया। फर्मनेस मतलब आप उस चीज को दृढ़ निश्चितता के साथ में, और फर्म मीन्स आप एकदम दृढ़ हैं, डिटरमाइंड है उस काम को लेके। विल पावर का मतलब वही आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कमिटमेंट। डन है? आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। रिजॉल्व के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वर्ब एंड नाउन। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है टू सॉल्व समथिंग, एंड नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है योर डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, योर विल पावर टू डू समथिंग, योर डिटर्मिनेशन, योर कमिटमेंट, योर फर्मनेस, है ना? सो आई होप ये चीजें आपको याद रहेंगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, खोज। ठीक है, तो या फिर आपके एफर्ट। सो क्वेस्ट मीन्स सर्च, खोज, किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश, मतलब योर एफर्ट टू अचीव योर गोल। अ लॉन्ग एंड डिटरमाइंड सर्च और एफर्ट टू अचीव समथिंग। ऑब्वियसली आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपकी खोज है, जो आपके एफर्ट है, वो क्वेस्ट कहलाती है। His quest for success never stopped, मतलब जो उसकी एफर्ट, मतलब क्या है? एफर्ट है, उसके जो एफर्ट है, उसकी जो कोशिश है, उसकी जो सर्च है भाई सक्सेस को लेके, वो कभी स्टॉप नहीं होती। अब सर्च आप सक्सेस आपको कहीं खोज के थोड़ी ना मिलेगी। खोजने का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सर्च का मतलब क्या है? परस्यूट का मतलब है डिजायर, आपके आपके एफर्ट से मतलब है। क्वेस्ट फॉर सर्च का सक्सेस का मतलब है कि आप लगे हुए हैं, आप अगेन एंड अगेन अपने काम को करे जा रहे हैं, है ना? डिटरमाइंड एफर्ट है आपके, आप लगे हुए हैं वो काम को पाने के लिए। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आप लगातार मल्टीपल टाइम फेलियर के बावजूद भी आप वो काम किए जा रहे हैं, तो वो मतलब है यहाँ पे। साइंटिस्ट क्वेस्ट फॉर अ क्योर कंटिन्यूड फॉर ईयर्स, तो मतलब जो साइंटिस्ट के एफर्ट्स थे ना, जो उनकी मिशन था, ठीक है, क्योर के लिए किसी चीज को, जैसे कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है, तो क्योर को लेके जो उनकी सर्च थी, जो उनका मिशन था, वो कई सालों तक कंटिन्यू रहा।
क्वेस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्वेस्ट का मतलब खोज। और रिजॉल्व के दोनों मीनिंग आपको लर्न हो गए हैं। रिजॉल्व का सॉल्व वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में डिटर्मिनेशन। डन। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ये ना मुझे याद है हमने कल ही शब्द किया था रिलायबल। कल हमने शब्द किया था रिलायबल, राइट? कल हमने ये वर्ड किया था। फिर मैंने इसी शब्द को लेके आपको इसका वर्ब फॉर्म बताया था, रिलाय। रिलाय वर्ब होता है, इसका मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना, है ना, उसको ट्रस्ट करना। रिलायबल मतलब वो चीज डिपेंडेबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, ABLE लगा हुआ है, लायक है। और फिर मैंने ये एडजेक्टिव था। और अभी फिर मैंने आपको कल इसी का नाउन फॉर्म बताया था, रिलायंस। ना, रिलायंस, ANC लग गया, ये नाउन फॉर्म हो गया, मीन्स डिपेंडेंस। तो वही हो गया। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब हो जाएगा, जब आपने हमारे मोदी जी के मुंह से बहुत बार शब्द सुना होगा ना, आत्मनिर्भर, या किसी के मुंह से भी अगर आपने ये शब्द सुना हुआ है आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आत्म मतलब स्वयं पे, अपने ऊपर, सेल्फ इंडिपेंडेंस की जरूरत है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो वही होता है आत्मनिर्भर, मतलब अपने आप के ऊपर में हम डिपेंडेंट हैं, बाकी किसी के ऊपर नहीं। तो सेल्फ रिलायंस, रिलायंस का मतलब डिपेंड होना, और सेल्फ का मतलब स्वयं, तो अपने ऊपर ही आप डिपेंड हैं, तो वो हो गया हमारा सेल्फ रिलायंस। सो द एबिलिटी टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ विदाउट नीडिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप अपने ऊपर डिपेंड है, आप अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं, आपको पता है आप अपने लिए अपना काम स्वयं कर सकते हैं। सो यू आर सेल्फ रिलायंट। रिलायंस, रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस, रिलाय का मतलब डिपेंड, रिलायबल मतलब डिपेंडेबल। सो सेल्फ रिलायंस मतलब इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली हम आजाद हैं, हम खुद से अपना काम कर सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी है, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी हम अपने रूल्स, अपने नियम हम खुद बना सकते हैं, हम खुद अपने आप को रूल कर सकते हैं, हम खुद अपना काम कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट है। ओके, सेल्फ रिलायंस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ, है ना बात? तो अगर हम एज अ कंट्री बात करें, तो अगर हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट है, तो हम अपने खुद के चीजें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको पूरा, मतलब प्राइमरी से लेके टर्शरी तक सब कुछ अगर हम ही कर लें तो क्या मजेदार बात होगी ना। तो हम सेल्फ रिलायंस है। द कंट्री इज फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो डिफेंस के क्षेत्र में जो देश है वो कोशिश कर रहा है कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, मीन्स जो मैक्सिमम चीजें हैं, जो मैक्सिमम हमारे वेपन्स हैं या जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हम खुद से ही अपने क्रिएट करें, मैन्युफैक्चर करें, हमें छोटे छोटे यूनिट से लेके बड़ी बड़ी चीजें हम सेल्फ कर पाए। सो ये तो किसी भी फील्ड में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अपने लिए हम ये शब्द बोल सकते हैं ना, सेल्फ रिलायंस मीन्स आप इंडिपेंडेंट है, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। इज इट डन? चलिए, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है? जब आप एकदम उस बात को लेके अड़े हुए हैं, आप एकदम लॉयल हैं, है ना, आप एकदम डिटरमाइंड हैं, आप चेंज नहीं होंगे, अनवेवरिंग हैं आप, फर्म लॉयल एंड नॉट चेंजिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। मतलब कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी चैलेंजेस आए, लेकिन आप नहीं इधर उधर होने वाले हैं, आप एकदम फर्म हैं, एकदम लॉयल हैं, तो आप स्टीड फास्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन है, क्योंकि लॉयल, लॉयल क्या होता है? व्यक्ति होगा तो व्यक्ति की क्वालिटी बताई जा रही है ना, ही इज अ लॉयल मैन, मतलब वो एक कैसा आदमी है? लॉयल है, वफादार है। तो लॉयल कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। स्टीड फास्ट कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ? एडजेक्टिव। फर्म हो, आप एकदम दृढ़ हो, आप नहीं बदलोगे, लॉयल हो, आप डिटरमाइंड हो, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब जो हिल ही नहीं रहा है, जो बना हुआ है बरकरार। सो अनवेवरिंग सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज कि मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू सो मच फॉर योर अनवेवरिंग सपोर्ट। फॉर योर अनवेवरिंग सपोर्ट मीन्स कि मेरी तरफ से भले ही कितनी भी कमियां हुई, कितनी भी गलतियां हुई, बट आपका जो प्यार है वो कभी मेरे लिए हिला ही नहीं, मतलब आप ऐसे ही बरकरार रहे, आप मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, आप कभी भी मेरे ऊपर आपने अपना भरोसा नहीं खोया। तो आपका सपोर्ट कैसा था? अनवेवरिंग था, मतलब वो एकदम दृढ़ था। आपने कहा कोई बात नहीं, मैम से ही हमको पढ़ना है। तो आपका सपोर्ट कैसा है? अनवेवरिंग है, रेजोल्यूट है, मतलब आप डिटरमाइंड है ना, कमिटेड है आप। Success comes to those who remain steadfast in their goals. Is it or not?
या इट इज सक्सेस उन्हीं के पास में आती है जो अपने गोल के प्रति एकदम स्टीड फास्ट है, मतलब बने हुए हैं। कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, कितने भी डिफिकल्टीज आ जाएं, वी विल नॉट चेंज, वी विल नॉट वेवर। So if you are if you like are steadfast, then definitely you'll achieve anything in your life. So despite criticism, okay, now keep one thing in mind, despite के साथ में हम कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। despite ऑफ criticism wrong है, in spite of होता है, in spite of is equal to despite, ठीक है, ऑफ सिंगल वाला is equal to despite। सो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया जाता है, पता नहीं क्यों ये एक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एरर बन जाता है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ होता है। सो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म मतलब के बावजूद, तो क्रिटिसिज्म के बावजूद शी स्टेड फास्ट इन हर बिलीव्स। तो वही क्रिटिसिज्म के बावजूद, लोगों ने उसकी आलोचना की, इन सब चीजों के बावजूद वो अपने बिलीव्स में, अपने सिद्धांतों में, जो उसके, मान लो आप किसी चीज को लेके विश्वास करते हैं कि वो ऐसे होगा तो वो जरूर होगा, लेकिन लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आप उसके लिए फर्म रहे कि नहीं ये ऐसे ही होगा और मैं इसे ऐसे अचीव कर लूंगी। तो आप कैसे रहे? आप फर्म रहे, आप दृढ़ रहे, आपको कोई हिला नहीं पाया। डन है। आई होप ये सारे शब्द आपको लर्न हो गए होंगे। चलिए अब हम करते हैं हमारा आर्टिकल। सो आज का आर्टिकल बहुत अच्छा भी है और हमें अपने भारत के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी चीजों को याद रखें, राइट। सो 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो आज 1 साल हो गया है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो ये एक अचीवमेंट भी है हमारे लिए, बट एक बहुत दुख की बात भी है कि इनोसेंट लाइफ चली गई विदाउट एनी रीजन, right? So obviously it is very important for us to remember them and to celebrate that we are not now anymore ki, okay, you can come and go, no, you can't do this anymore to us. So on the first anniversary of Operation Sindoor, Prime Minister Narendra Modi said that the military operation reflected India's firm response against terrorism and commitment to safeguarding national security. आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी है, मींस 1 साल हो चुके हैं। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ओके, सो आज फर्स्ट एनिवर्सरी है ऑपरेशन सिंदूर की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सेड दैट द मिलिट्री ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन है, इसने क्या चीज को रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट करना मतलब शो करना, डिस्प्ले करना उस चीज को, ठीक है, शो करना। तो जो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं पैसेज को रीड करते समय, तो उसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। अगर मैं इसको मेन वोकैबुलरी में ही लगाऊंगी तो फिर वोकैब बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्लास लेंदी हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। ठीक है। सो नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसने क्या चीज को रिफ्लेक्ट किया, किस चीज को शो किया, जो इंडिया की, इंडियाज मतलब इंडिया की जो फर्म रिस्पॉन्स थी, फर्म मतलब एकदम डिटरमाइंड, हम एकदम दृढ़ थे अगेंस्ट टेररिज्म के, और जो हमारा कमिटमेंट था सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, की हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। कमिटमेंट टू सेफ गार्डिंग, तो कमिटमेंट आप पहले तो इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे। कमिट होगा COMMIT और फिर MENT। तो कमिटमेंट में डबल M रहेगा आपका, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में कमिटमेंट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है, टू प्रेपोजिशन है, ठीक है, इसलिए अगर इसके बाद वर्ब आएगी तो अपने ING फॉर्म में आएगी। यहाँ पे हम इन्फिनेटिव नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम जेरेंड लगाएंगे। सो इन कमिटमेंट टू डूइंग समथिंग, कमिटमेंट टू डूइंग समथिंग, ये मैंने आपको क्लास के एंड में दिया भी है कमिटमेंट को लेके, तो आपको ध्यान रखना है कि कमिटमेंट टू डू समथिंग, टू डूइंग समथिंग, सॉरी, कमिटमेंट टू डूइंग समथिंग, कमिटमेंट टू हेल्पिंग, ओके, नॉट हेल्प, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। India launched military strikes on 9 targets in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir on May 7, 2025 in response to a terror attack on civilians in Pahalgam on April 22, 2025. सो इंडिया ने लॉन्च किया था मिलिट्री स्ट्राइक 9 जगह पे, 9 टारगेट्स थे। कहाँ पे? पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज के दिन May 7, 2025 को, आज के दिन मतलब 1 साल पहले
किस चीज के रिस्पॉन्स में हुआ था ये स्ट्राइक? जो टेरर अटैक हुआ था सिविलियंस के ऊपर में, मींस आम आदमी के ऊपर में, पहलगाम में, अप्रैल 22 2025। तो इस दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ था, सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ था। यस। और तो उसी के रिस्पॉन्स में 7 मई 2025 को हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। द अटैक, ये जो 22 मई 2025 को जो अटैक हुआ था, जिसने सेवरल इनोसेंट लाइव्स एंड शॉक द एंटायर नेशन, मतलब बहुत सारी, इसमें स्पेशली आदमियों को मारा गया था उनकी औरतों के सामने, तो इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। Taking it to X, PM Modi said a year ago, our armed forces displayed unparalleled courage, precision, and resolve during Operation Sindoor. So a year ago means एक साल पहले, है ना, 7 मई 2025 को। और ये स्टैंडर्ड वे है आपका डेट को लिखने का। डेट को हम कैसे लिखते हैं? मंथ आता है हमारा, फिर हमारी डेट आती है यहाँ पे, फिर कॉमा, और फिर हमारा ईयर होता है। दिस इज योर स्टैंडर्ड वे टू राइट योर डेट्स। अ ईयर अगो, एक साल पहले, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने डिस्प्ले किया, मींस रिफ्लेक्ट किया, दर्शाया, उन्होंने शो किया अनपैरेलल्ड करेज। अनपैरेलल मतलब समान है चीजें, अनपैरेलल मतलब अनमैच्ड, है ना, अनमैच्ड। इतना करेज मतलब साहस, प्रिसीजन मतलब एकदम एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्टनेस, जहां जहां टारगेट था वहीं वो काम किया। और रिजॉल्व का मतलब यहाँ पे सॉल्व से नहीं है, डिटर्मिनेशन है। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, करेज नाउन है, प्रिसीजन नाउन है, रिजॉल्व भी तो नाउन ही होगा ना, क्योंकि ये आपका पैरलिज्म को फॉलो करेगा। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने दर्शाया, डिस्प्ले किया, क्या डिस्प्ले किया? अनपैरेलल्ड करेज, मतलब ऐसा साहस जो हमने पहले ना देखा, मतलब एकदम अनमैच्ड, प्रिसीजन एकदम एग्जैक्टनेस, एंड डिटर्मिनेशन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। ओके, दे गेव अ फिटिंग, एक सेकेंड, दे गेव, ये दिखाई क्यों नहीं दे? ओ हो शिट, बाकी भी नहीं दिख रहा था क्या? अरे यार, ये कैसे हो गया? ओके, नाउ आई मेक श्योर कि मैं इस कलर का यूज ना करूं। ठीक है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है ना आप लोग को? अगर तो मैं इसको मतलब जो पीडीएफ दूंगी उसमें बता दूंगी, लिख दूंगी मैं, है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बस, ये एडिशनल मैंने इसका यहाँ पे मीनिंग दिया है। दे गेव अ फिटिंग रिस्पॉन्स टू दोज हु डेयर टू अटैक इनोसेंट इंडियंस एंड एट पहलगाम। फिटिंग का मतलब एकदम अप्रोप्रिएट, है ना, फिट आ रही है वो चीज आपको, एकदम अप्रोप्रिएट है वो चीज आपको। तो आगे बोला उन्होंने कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने एकदम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया उन लोगों को जिन्होंने हिम्मत की, हु डेयर टू, जिन्होंने हिम्मत की हमारे इनोसेंट इंडियंस के ऊपर में अटैक करने की पहलगाम में। वो तो टूरिस्ट थे, सिविलियंस थे, कोई मतलब कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। एंटायर नेशन, और ये हमेशा से ऐसे ही होते आया है, हर बार ऐसे ही होते आया है। द एंटायर नेशन सल्यूट्स आवर फोर्सेस फॉर देयर वेलर, वेलर मीन्स उनकी बहादुरी के लिए। और हम सब अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को और सबको भाई हम सल्यूट करते हैं उनकी बहादुरी के लिए। ये और किस चीज को हाईलाइट करता है, किस चीज पे जोर देता है? प्रोफेशनलिज्म, प्रिपेयर्डनेस एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेंथ ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। ये और इस किस चीज को हाईलाइट करता है? प्रोफेशनलिज्म, मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ, कोई चूक नहीं की गई, एकदम प्रिपेयर्ड थे हम लोग, हमको पता था हमें अब आगे कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन था हमारे हमारे तीनों फोर्सेस के बीच में। एट द सेम टाइम ये और क्या शोकेस करता है? द ग्रोइंग जॉइंटनेस अमंग आवर फोर्सेस एंड अंडरलाइन द स्ट्रेंथ दैट इंडियाज क्वेस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर हैज ब्रॉट टू आवर कंट्री सिक्योरिटी, ही एडेड। तो और आगे मोदी जी ने क्या बोला है कि एट द सेम टाइम, और उसी समय पे ये चीज ये भी शोकेस करती है, मतलब ये भी दर्शाती है कि जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं वो एक साथ में मिलके काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में। और एंड अंडरलाइन, अंडरलाइन करना मतलब उस चीज को हाईलाइट करना। अंडरलाइन कब करते हैं? जब हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, जब हम उस चीज को जोड़ देना चाहते हैं, जब हम उस चीज को एम्फेसाइज करना चाहते हैं।
कि हमारी स्ट्रेंथ हो गई है भाई, अब हम लोग सेल्फ रिलायंस है ना डिफेंस के सेक्टर में, अब हम लोग इंडिपेंडेंट है। तो इसने हमारी मदद की है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने में, हमको आगे ले जाने में, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में। PM Modi said that India remains as steadfast as ever in its resolve to defeat terrorism and destroy its enabling ecosystem. तो PM मोदी जी ने और आगे क्या बोला है कि इंडिया जो है ना वो उतनी ही लॉयल है, उतनी ही फर्म है, उतनी ही डिटरमाइंड है ना, इन इट्स रिजॉल्व, इन इट्स डिटर्मिनेशन टू डिफीट टेररिज्म एंड डिस्ट्रॉय इट्स इनेबलिंग इकोसिस्टम। व्हाट डज इनेबलिंग इकोसिस्टम मीन? इसका मतलब हुआ सिर्फ टेररिज्म या जो लोग आके जिन्होंने आतंक फैलाया, जिन्होंने मारा, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हर वो सिस्टम जो उनको ग्रो कर रहा है, जो उनको फंड कर रहा है, जो उनको संरक्षण दे रहा है, हर एक चीज को हम रिजॉल्व है, हम डिटरमाइंड है उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसको तहस नहस कर देना। सो इनेबलिंग इकोसिस्टम मतलब उसका सपोर्ट सिस्टम जो उसको बढ़ा रहा है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ टेररिज्म के रिगार्डिंग बात हुई है, तो किसी भी चीज के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो इनेबलिंग इकोसिस्टम मतलब इनेबल करना, मतलब उस चीज को अलाउ करना। तो इकोसिस्टम मतलब वो इन्वायरमेंट हो गया, तो वो इन्वायरमेंट जो उस चीज को बढ़ा रहा है, इन एनी सेंस आप इस शब्द को यूज कर सकते हैं, राइट। आगे फर्दर उन्होंने एम्फिसाइज किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने क्या चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया, इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी, एंड सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट टेररिज्म वुड नॉट गो अनआंसर्ड। ही फर्दर एम्फिसाइज्ड मतलब जोड़ देना, कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो और इस चीज को दर्शाता है, शो करता है कि जो इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है भाई, अब हम लोग कैपेबल है, ठीक है। और ये इस चीज ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है कि टेररिज्म अब अनआंसर्ड नहीं जाएगा, कि आप हमारे ऊपर अटैक करके चले जाएंगे और हम कुछ रिस्पॉन्स ही ना दें, ऐसा पॉसिबल अब नहीं है। इसके साथ में हम एक और चीज समझ लेते हैं, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज वर्ब है आपका, है ना। तो वर्ब के रूप में जब ये वर्ब होता है तो हम इसके साथ कभी भी इवन कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे, बट पता नहीं क्यों एग्जाम्स में ऑन लगा के दे देते हैं। तो ही फर्दर एम्फिसाइज्ड ऑन ऐसे करके, तो ऑन नहीं आएगा वर्ब के रूप में। जैसे अभी एक और जगह था एम्फिसाइज, है ना, वहां पे भी नहीं था। बट इसी का जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है एम्फेसिस। एम्फेसिस आपका क्या है, नाउन फॉर्म है, तो उसके साथ में नाउ ऑन आएगा, उसके साथ में ऑन आएगा। ही पुट एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन, ही पुट एम्फेसिस ऑन इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो एम्फेसिस के साथ में ऑन आएगा क्योंकि एम्फेसिस इज योर नाउन एंड वी विल यूज ऑन हियर, बट व्हेन एम्फेसाइज इट इज योर वर्ब एंड वी विल नॉट यूज ऑन और एनी preposition हियर। इज इट क्लियर? आगे उन्होंने और क्या बोला, ही एडेड दैट द ब्रेवरी, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कंटिन्यू टू इंस्पायर एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन। एब्सोल्युटली। तो आगे उन्होंने क्या बोला कि जो ब्रेवरी है, जो बहादुरी है, जो सेक्रीफाइस है और जो डेडिकेशन है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, ये हम सबको, हर एक सिटीजन को इंस्पायर करता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रीअफर्म्ड, रीअफर्म्ड मतलब किसी बात को दोबारा से बोलना, रीइटिरेट, उस चीज को दोबारा से दोहराना। गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग, देखो यहाँ पे टू लगा है बट यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग लगा हुआ है, स्ट्रेंथन नहीं लगा है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है ना। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। आगे प्रधानमंत्री जी किस चीज के ऊपर में रिअफर्म करते हैं, मतलब उस चीज को दोबारा से दोहराते हैं कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है भाई कि हम लोग अपनी डिफेंस को और स्ट्रांग बनाएंगे और उसको मजबूत बनाएंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज के द्वारा। इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब आपका लोकल है वो चीज, जैसे अब हमारे लिए इंडिजिनस का मतलब हमारे भारत के अंदर बनी हुई है वो चीज, है ना, मैन्युफैक्चर की गई है भारत के अंदर में। और हमारी स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन है, हमारी जो फोर्सेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है, इवन हम सिटीजन्स भी वहां पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। Paying tribute to the victims of the Pahalgam terror attack, he said that India's fight against terrorism is not merely a security mission but a collective national resolve driven by unity, resilience and patriotism. Paying tribute to the victims of the Pahalgam terror attack, तो जो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उनके जो विक्टिम्स हुए, जो है ना, जिनको जो चले गए इस दुनिया से, उनको ट्रिब्यूट पे करते हुए
आगे मोदी जी ने क्या बोला कि जो इंडिया की फाइट है ना टेररिज्म के खिलाफ, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी मिशन नहीं है हमारे लिए, इज नॉट मियरली मीन्स ओनली, लेकिन बट इसके साथ साथ में इज नॉट ओनली भाई, ये सिर्फ ये नहीं है, बट हमारा ये कलेक्टिव एक साथ वाला एक नेशनल रिजॉल्व मतलब डिटर्मिनेशन है। और किस चीज से ड्रिवन बाय, मतलब कौन चीज है जो इसको आगे बढ़ा रही है, यूनिटी, हम सब एक साथ हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है जैसे आप फेल हो गए, लेकिन फेल होने के बाद में आपने बाउंस बैक किया, आपने फाइट बैक किया, तो डिफिकल्टीज के बाद में भी आप उठ के आ रहे हैं, आप अपना लड़ रहे हैं, तो हम रेजिलियंट हैं, हम डिटरमाइंड हैं, हम बार बार उठ के फाइट करेंगे। और ऑब्वियसली हमारे अंदर अपना नेशन फर्स्ट, पैट्रियोटिज्म तो सबसे पहले होना चाहिए, राइट। तो ये इन सब चीजों से ये आपका इंडिया जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, जो इंडिया की फाइट है अगेंस्ट टेररिज्म, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी मिशन नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव नेशनल डिटर्मिनेशन है, जो किस चीज से आपका ड्रिवन बाय है, यूनिटी से, रेजिलियंस से एंड पैट्रियोटिज्म से। ओके, सो अब जैसे मैंने आपको बोला कमिटमेंट के साथ में हम ये वाली चीज लर्न कर लेते हैं। तो कमिटमेंट आपका नाउन हो जाता है एंड कमिट आपका वर्ब हो जाता है। कमिटमेंट नाउन है तो टू, फिक्स प्रपोजिशन, तो अगर यहाँ पे आप वर्ब लगा रहे हैं या तो अब इसके बाद नाउन लगाएंगे, क्योंकि ये तो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशंस के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो या तो अब ऑब्जेक्ट बनने का काम आपका या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, वर्ब तो करता नहीं है। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है जिसको हम जेरंड कहते हैं वो करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस में जो स्मोकिंग है ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो स्मोक तो वर्ब होता है, बट यहाँ पे स्मोकिंग जो है ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनने का काम भी सेम नाउन या प्रोनाउन करते हैं, तो ये नाउन नहीं है बट ये वर्ब के रूप में आईएनजी है जो जेरेंड है। सेम एज ऑब्जेक्ट भी आपके यही बनते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है ना जेरेंड, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा जेरेंड के रूप में। तो कमिटमेंट टू या तो नाउन आएगा या वर्ब आएगा, तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। माई कमिटमेंट टू लर्निंग इंग्लिश, ना कि टू लर्न इंग्लिश, माई कमिटमेंट टू लर्निंग इंग्लिश इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे और इसको थोड़ा अच्छे से दिया है ना, ताकि आपको ये लर्न हो जाए, ठीक है। सो अब जैसे माई कमिटमेंट टू लर्निंग इंग्लिश, ना कि टू लर्न इंग्लिश, माई कमिटमेंट टू लर्निंग इंग्लिश इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो जो मेरा कमिटमेंट है ना इंग्लिश को सीखने का, वो दिन प्रतिदिन और मजबूत हो रहा है। टू लर्निंग इंग्लिश, नॉट लर्न इंग्लिश। He showed commitment to completing the project on time, ना कि to complete the project on time। अब आपके ब्रेन में ये डाउट आएगा, मैम हम कैसे लर्न करें, क्या होगा? अरे इतना क्यों सोचना है, ऑब्वियसली बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम लोग जिनका फिक्स प्रपोजिशन टू होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है, मैं पढ़ा दूंगी आपको। लेकिन जैसे हम अब हमें पता है कि ये तो इसके साथ यही आता है, क्योंकि हम उस चीज को सुनते आ रहे हैं, हम उस चीज को लेके फेमिलियर हो चुके हैं। सेम है, अगर आपको मैं ये एक बात बता रही हूँ, कमिटमेंट के साथ में टू प्रपोजिशन फिक्स्ड है और इसके साथ में अगर नाउन आएगा या फिर इसके साथ वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अदर चीजें दिमाग में लाने से बेहतर है कि इसी चीज पे अभी हम फोकस कर ले। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना सा ही फोकस कर लो आप लोग, मत सोचो कि मैं लर्न करूं, ये करूं, वो करूं, क्यों, ये फोकस करो ना यहाँ पे अभी। So he showed commitment to completing the project on time. I admire his commitment to fitness. Fitness already noun हो गया, तो यहाँ पे हमें नहीं बनाना पड़ा, समझे? तो जैसे यहाँ पे वर्ब आया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया, यहाँ वर्ब आया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया। अब मैंने आपके साथ खेलने के लिए मैंने ये सेंटेंस रखा है यहाँ पे, बताओ, ये बताओ मेरे को, नहीं तो फिर मैं कल की क्लास में ये सेंटेंस डिस्कस करूंगी। ये बताओ ये सेंटेंस रॉन्ग है, राइट है, क्या करें, प्रैक्टिसिंग करें यहाँ पे, क्या करें, बता देना जरा मेरे को, बता देना। ये तुम लोगों के लिए, ये तुम्हारे साथ खेलने का मेरा मन किया, तो मैंने कहा ये सेंटेंस रखा जाए, तो समझ में आ गया। अब कमिटमेंट के साथ में अगर हमारा वर्ब आएगा तो अपने आईएनजी फॉर्म में आएगा, सीधा नाउन तो आ ही सकता है। सेम एज फिर मुझे लगा कि बच्चों को लगेगा मैम कमिटमेंट तो ठीक है, कमिट बता देते, कमिट तो वर्ब है हमारी, क्या उसके साथ भी सेम है? हाँ, उसके साथ भी सेम ही चीज रहने वाली है। कमिट टू नाउन आएगा या फिर वर्ब आएगा, क्योंकि ये तो अगेन वही वाली बात है ना, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस के बाद में ऑब्जेक्ट्स आते हैं।
जैसे शी कमिटेड टू हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन, तो कमिटेड यहाँ वर्ब है तो टू आया, तो लेकिन यहाँ पे ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आया, शी कमिटेड टू हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन। इज इट डन? नाउ अब आपको क्या करना है, यूल हैव टू मेक 3 or 4 सेंटेंसेस, 3 or 4 सेंटेंसेस आप बनाइए, 3 से 4 सेंटेंस बना लो और मुझे बता देना ये वाले सेंटेंस में क्या ये सेंटेंस सही है गलत है, तो इसका करेक्शन कैसे होगा ये बता देना मेरे को। चलो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। रिवाइज कर लेना प्लीज, रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे ये पीडीएफ मैं आपको जस्ट अभी भेज दूंगी। बाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग कर नहीं रहे हो बिल्कुल भी, शेयर तो मतलब एकदम करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कि इनको मारूंगी मैं तुम सबको। शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपना ध्यान रखो और हमेशा खुश रहो। बाय एवरीवन, जय हिंद।